हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 12 अगस्त 2022। नाउ कुछ दिन से हम स्पोर्ट्स के बारे में कर रहे थे। वी वर डूइंग अबाउट FIDE, द 44th चेस ओलंपियाड, देन कॉमनवेल्थ गेम्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस, दो न्यूज़ आज उससे जुड़ी हुई है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, and both pertain to India, so that news becomes very important for us. Then one news is related with ISRO, that is SSLV program. So यहाँ पे गगनयान के बारे में भी डिस्कस हुआ है, चंद्रयान के बारे में भी डिस्कस हुआ है. So we are going to do that also. Okay, and then moving further we will see important news related to trade. ठीक है ना. We already know that current account deficit is widening. So what are the reason and why in near future it may go down? That is current account deficit. Fine. So let's start with the news. Now the first news is coming from the United Nations Security Council. So two countries, that is India and US, they made an attempt to list Jaish-e-Mohammed deputy chief. ठीक है ना. Jaish-e-Mohammed एक terrorist group है. उसका जो चीफ है, उनका नाम है, जो चीफ है उसका नाम है मसूद अजहर. चीफ है मसूद अजहर. जो डेप्यूटी चीफ है वो उसके छोटा भाई है, दैट इज रौफ असगर. टू डेजिग्नेट हिम एज अ टेररिस्ट. ओके, मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक लिस्ट है 1267. उसके अंदर अगर किसी टेररिस्ट का नाम चले गया देन दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. फाइन. बट जो ये इंडिया और यूएस का जो अटेम्प्ट था, इसको टेक्निकल होल्ड पे डाल दिया गया बिकॉज चाइना अपोज्ड इट. ओके, सो चाइना हैज़ अपोज्ड दिस मूव. ये जो न्यूज़ है ये कुछ सिमिलर लग रहा होगा आपको, क्योंकि कुछ महीने पहले हमने एक और पर्सन के बारे में ऐसा न्यूज़ पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज अब्दुल रहमान मक्की, दैट हु इज़ डेप्यूटी चीफ ऑफ लश्कर ए तैयबा जमात उद दावा. फाइन. तो इसमें भी इंडिया और यूएस दे बोथ वर ट्राइंग टू पुट दिस पर्सन ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट. But again, China, which is the permanent member, it put this thing on a technical hold. अब टेक्निकल होल्ड में क्या होता है कि अगर किसी कंट्री ने अगर ऑब्जेक्ट किया, टेक्निकल होल्ड पर चले गया, तो वो 6 मंथ तक टेक्निकल होल्ड पे रहता है. ठीक है. उसके बाद 6 मंथ तक उस पर एक्सटेंशन हो सकता है. मतलब यहाँ पे चाइना ने कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया है, चाइना ने इस प्रपोजल को होल्ड पर डाला है. ठीक है, कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इसको स्टडी करेगी. Fine. So that technical hold can be is for 6 months, which can be further extended to 6 months. After that, the country will either approve or it will either deny this proposal in the United Nations Security Council. Okay. Now over here, if you will just see this person, that Rauf Asghar, why he is wanted. So see, now he has planned and executed the IC-814 hijacking to free Azhar Masood from Indian agencies and 2 other terrorists in 1999. ये IC-814 एयर इंडिया का फ्लाइट था, काठमांडू से इसको दिल्ली आना था, बट इसको हाईजैक करके काबुल ले जाते हैं. द नेक्स्ट इज ही वॉज वांटेड फॉर पार्लियामेंट्री अटैक. ठीक है. देन टेरर स्ट्राइक्स इन सिक्योरिटी फोर्सेस इन पुलवामा. फाइन. नाउ ही इज ऑल्सो वांटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कैंप्स, फंड रेजिंग ड्राइव्स, कोऑर्डिनेटिंग विद लश्कर ए तैयबा for anti-India attacks. Fine. Now again, if you will just see that he was arrested in Pakistan in 2019 as the part of National Action Plan on Terror, and he was convicted for terror financing. Okay, तो पाकिस्तान ने इसको ऑलरेडी कन्विक्ट कर लिया है अपने नेशनल लॉज के अंदर, बट देन ऑल्सो चाइना हैज़ पुट अ टेक्निकल होल्ड ऑन दैट. नाउ अगर हम यहाँ पे चाइना का अगर रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो इफ यू विल जस्ट सी चाइना's रिकॉर्ड, सो चाइना हैज़ पुट इनिशियल होल्ड, that is technical hold, on listing Hafiz Saeed and Zaki-ur-Rahman Lakhvi. Okay, before finally relenting, मतलब approval करना. Then China blocked Masood Azhar's listing from 2008 to 2010 and then from 2016 to 2019, and finally it withdrew its objection in May 2019 after Pulwama attack. Fine. Then next is very recent one, that in June 2022 China again has put hold on designating Saeed's brother-in-law, मतलब
हाफिज सईद की बात हो रही है. हाफिज सईद ब्रदर इन लॉ अब्दुल मक्की in June 2022. Again it is valid, this technical hold is valid for 6 months, that is up to December 2022. Then we have to see the decision of China. So China ऐसे पहले भी किया है कि टेक्निकल होल्ड पर डाल देता है, उसके बाद इट में रिलेंट और इट में अलाउ और इट में डिनाई. फाइन. नाउ दिस एक्शन ऑफ चाइना इट हैज़ बीन कॉल्ड एज अ डबल स्टैंडर्ड्स. ठीक है ना. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जी के फैक्ट है. तो वो आपको ये न्यूज़ पढ़ के मुझे बताना है कि दैट हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस. ओके, सो नेम दैट डिप्लोमेट by writing me in the comment box. The next is, now see, United Nations Security Council के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. So United Nations Security Council, so it is one of the permanent organization of the United Nations. इसकी जो membership होती है वो दो टाइप की होती है. There are 5 permanent members and 10 non-permanent members. The 5 permanent members are USA, UK, France, then you have चाइना एंड देन रशिया. सो दीज आर कॉल्ड एज P5 मेंबर्स. P5 मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है. फाइन. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिया यूएस का प्रपोजल था, इट हैड द सपोर्ट ऑफ 14 मेंबर्स. ठीक है ना. बट चाइना सिंस इट इज़ अ परमानेंट मेंबर, इट हैज़ अ वीटो पावर. तो अगर चाइना ने टेक्निकल होल्ड पे डाल दिया, सो इट वेंट ऑन द टेक्निकल होल्ड, इट कुड नॉट बी अप्रूव्ड. फाइन. सो passing any resolution in the United Nations Security Council, it requires the approval of all P5 members. If any one P5 members object to it, it cannot be passed. The next is Jagdeep Dhankar. He has been sworn in as the 14th Vice President of India, and he was administered oath by President Draupadi Murmu. Okay, so over here, so Jagdeep Dhankar, 14th Vice President of India. Now let's move to a very important act which has been notified on August 4, 2022. That is called as Criminal Procedure Identification Act 2022. ठीक है. मतलब कि if any person gets arrested, fine, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके रिकॉर्ड्स, उसके मेजरमेंट्स लेने के लिए. दिस एक्ट टॉक्स अबाउट दैट. और दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2002, it has replaced the earlier act of Identification of Prisoners Act 1920. ठीक है. So this act has been replaced by Criminal Procedure Identification Act 2022. कौन से डेट को ये नोटिफाई हुआ है? ये नोटिफाई हुआ है August 4 को. मीन्स इट केम into effect from August 4. Now if you will just see that what is this act about? This is very important act. इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था कुछ महीना पहले, और अभी भी इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. सो क्लैट में वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जीके या लीगल में आपको ऐसा पैसेज बेस्ड ऑन दिस थिंग इट कैन कम. सो ओवर हियर सी, दिस एक्ट प्रोवाइड्स लीगल सैंक्शन टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ कन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल मैटर्स. नाउ विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड दिस बिल? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नाउ इट हैज़ रिप्लेस्ड विच एक्ट? It has replaced Identification of Prisoners Act 1920. ठीक है. Now, why we require identification details? ठीक है. Why we require this identification details in criminal trial? So see, measurements and photographs for identification have 3 main purposes. पहला क्या है? To establish the identity of the culprit. किसने गुनाह किया है? Okay, so to establish the identity of the culprit against the person being arrested. Then second, to identify suspected repetition of similar offense by same person. मतलब जो repeated offenders होते हैं उनको identify करना. And then to establish a previous conviction. ठीक है ना, कि अगर पहले भी इसको अगर convict किया गया है किसी crime में, तो उसको establish करना कि हाँ ये वही person है. Fine. अब देखिए जो अब यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है आपको. आप ये पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं. ये जो कंपैरिजन चार्ट है, दिस विल गिव यू क्रिस्प इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्ट विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम, बट आई विल डू दिस थिंग इन डिटेल. तो सी,
जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 है, सो यहाँ पे पुलिस को पावर है अरेस्ट करने का, बट अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि इट गिव्स द राइट टू सर्च अ पर्सन। सो अब क्या होता है कि पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने का, पर अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि अब मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी और मेरा फिंगरप्रिंट ले सकती है या वगैरह वगैरह। तो पुलिस को एम्पावर करने के लिए एक लीगल एक्ट का होना ज़रूरी है, एक बिल का, एक लीगल सैंक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये सैंक्शन किसने दिया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 ने, ठीक है। सो इट बिकेम अ नेसेसिटी when the recording of newer forms of evidence such as fingerprints, footprints and measurements started becoming more accurate and reliable, ठीक है ना। तो ये बिल इसके लिए पास किया गया कि ताकि पुलिस जो है उसके पास लीगल सैंक्शन हो टू टेक द मेजरमेंट ऑफ fingerprints, footprints, other measurements so that there can be proper identification of criminal. Fine. The next is that why we need to replace this act. फाइन, तो सबसे पहले इसको रिप्लेस करने की बात की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो 1980 में एक 87th रिपोर्ट आया था। देखिए ऐसे ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। सो 1980 में 87th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आया। सो एक केस है दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा केस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि 1920 के एक्ट को, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को अमेंड करने की ज़रूरत है। फाइन। सो उस जजमेंट के बेस पे 1980 में लॉ कमीशन इन इट्स 87th रिपोर्ट इट रिव्यू दिस लेजिस्लेशन, ठीक है। फाइन। उसके बाद इसने कुछ रिकमेंड किया। पहला रिकमेंडेशन क्या था? टू ले आउट द नीड टू अमेंड द एक्ट टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। अभी तो हम क्या क्या मेजर कर रहे थे? फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन किया कि यहाँ पे पाम इम्प्रेशन, स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर और राइटिंग, स्पेसिमेन ऑफ वॉइस, ये सब कुछ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था वो ये था कि जो ये जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, इट शुड बी टेकन फॉर द प्रोसीडिंग्स नॉट ओनली अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बट फॉर ऑल्सो अदर एक्ट्स। फाइन। तो इस बेसिस पे लॉ कमीशन ने अपना रिपोर्ट तैयार किया और इसमें अमेंडमेंट की बात की। फाइन, विच फाइनली टुक द शेप ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। अब इस बिल की हम बात करें तो इस बिल में देखिए, इफ़ यू विल जस्ट सी कि इस बिल की हमें ज़रूरत क्या है। तो इस बिल की हमको ज़रूरत है कि दैट द पर्पस इज़ टू क्रिएट अ डेटाबेस of important measurements which can be shared with state also so that proper identification of the criminals and investigation can take place. Okay, now who is going to manage this database? That is National Crime Record Bureau. It is going to manage this database. Now अब हम आते हैं कि कुछ इस एक्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्राइवेसी को इम्पिंज करती है, प्राइवेसी के अगेंस्ट जाती है, ठीक है ना। So if we will just see all those things, so here we will see that there is a fundamental facet of right to privacy, okay, which also includes protection from invasion of one's physical privacy. If somebody is taking my fingerprints, palm, signature, etc., okay, so this is the violation of privacy which has been put into K.S. Puttaswamy judgment. That is the first thing. Okay, now the next is second thing is that unlike the Identification of Prisoners Act which provided that measurements will be taken for those either convicted or arrested for the offenses, मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 में ये नहीं था कि जो कोई भी अरेस्ट होगा उसका सबका वो लेना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट्स और या ये सब डेटा। ओनली थिंग वॉज कि अगर कोई ऐसे क्राइम में कन्विक्ट होता है या अरेस्ट होता है जिसका जो इम्प्रिजनमेंट टर्म है, जेल का टर्म, वो 1 साल या उससे ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं का ही लिया जाएगा। फाइन। बट जो प्रेजेंट एक्ट है दैट इज़ 2022 वाला एक्ट, इट अलाउज फॉर मेजरमेंट्स टू बी टेकन इफ द पर्सन हैज़ बिन कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस विच ऑल्सो इंक्लूड्स पेटी ऑफेंसेस। द नेक्स्ट इज दैट दिस रिकॉर्ड्स विच विल बी टेकन, इट विल बी स्टोर्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 75 years. Okay. The next is important thing that another worry is that
अगर इतने ज़्यादा डेटा को अगर कलेक्ट किया जाएगा क्रिमिनल्स के, ठीक है, और वो भी पेटी क्राइम्स में भी जो कन्विक्ट हुआ है, जिसको अरेस्ट किया है, उसका भी डेटा पुलिस लेगी, ठीक है, उसको एनसीआरबी के डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा। सो दिस कैन लीड टू मास सर्वेलेंस, ठीक है। हमने कुछ दिन पहले एडिटोरियल में वी हैड डन ऑर्वेलियन स्टेट, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। व्हेन वी आर डूइंग दैट डेटा प्रोटेक्शन बिल हैज़ बीन विथड्रॉन बाय द गवर्नमेंट, okay, so we need a strong data protection bill in India. So we were discussing about the Orwellian state. तो Orwellian state मतलब कि जो सिटीजन्स के लिबर्टी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, उनके प्राइवेसी का रिस्पेक्ट नहीं करता है। सो अगेन द स्टेट विल बिकम अ Orwellian state, ओके। नाउ यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है, मेजरमेंट्स दैट कैन बी टेकन, ये मैं आप लोग को करा देता हूँ। देखिए, पुराने एक्ट में सिर्फ फिंगर इम्प्रेशन, फुट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स लिए जाते थे। नए एक्ट के अंदर देखिए क्या क्या लिया जाएगा, फिंगर इम्प्रेशन, पाम प्रिंट इम्प्रेशन, फुट प्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स, आईरीज एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, देयर एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग और एनी अदर सेक्शन रेफर्ड इन सेक्शन 53 और सेक्शन 53A of CRPC 1973. So this measurement has been expanded in this act. That is the very important thing. The next is one-liner. So World Elephant Day. So August 12, it is World Elephant Day. World Elephant Day. Okay. Now please answer me in comment box that in which year Project Elephant was started. Okay, so Project Elephant was started in which year? Please write me in the comment box. The next is a very important news again. Guillermo Rios is new leader of UNMOGIP. तो देखिए, ये हम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि what is UNMOGIP. तो UNMOGIP इसका फुल फॉर्म है चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर द यूनाइटेड नेशंस, UNMOGIP का यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, दिस इज द बॉडी विच इज डायरेक्टली कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। सो इसमें एक नए पर्सन अपॉइंट हुए हैं हु विल बी द हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर UNMOGIP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये नए पर्सन कौन है? ये अर्जेंटीना के रियर एडमिरल हैं, इनका नाम है गुलेर्मो पैब्लो रियोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज़ राइट इट समवेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ ही इज़ गोइंग टू रिप्लेस मेजर जनरल जोस एल्डिन एलेकेन ऑफ यूरुग्वे हु हैज़ कंप्लीटेड हिज टेन्योर। फाइन, अब हम UNMOGIP के हिस्ट्री पे जाते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद सम war which was fought between India and Pakistan over the control of Kashmir. So see, UNMOGIP, it emerged from United Nations Security Council Resolution 39. ठीक है, this resolution is related with Jammu and Kashmir. So it was set up in 1948. This resolution 39, it came in 1948 and it set the, इसने establish किया United Nations Commission for India and Pakistan. Fine. उसके बाद इसकी जो पूरा रोल क्या होगा, दैट वाज आउटलाइंड इन कराची एग्रीमेंट ऑफ जुलाई 1949. फाइन, और इसका देखिए काम क्या है, सुपरविजन ऑफ सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द मेन रोल ओवर हियर। अब यहाँ पे 1972 के बाद इंडिया और पाकिस्तान में कुछ चेंज ऑफ स्टैंड आता है, ठीक है ना। देखिए 1971 में बांग्लादेश वॉर होने के बाद जब बिलावल भुट्टो जब वो इंडिया आते हैं, ठीक है, तो एक शिमला सॉरी नॉट बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। फाइन, सो जब वो इंडिया आते हैं तो इंडिया में वो इंदिरा गांधी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972. नाउ दिस एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन विच सेज दैट द श्रीनगर डिस्प्यूट, ठीक है ना, मतलब कश्मीर डिस्प्यूट इज अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों पार्टी एग्री करते हैं। तो अब इंडिया हैज साइंड ऑन सिमिलर एग्रीमेंट, पाकिस्तान हैज आल्सो साइंड ऑन सिमिलर एग्रीमेंट। फाइन, सो इंडिया ऑफिशियली सेज दैट आफ्टर 1972 एग्रीमेंट the role of United Nations Military Observer Group in India and Pakistan has been officially taken over by Shimla Agreement.
क्योंकि अब ये बायलैटरल डिस्प्यूट हो गया है, दो कंट्री के बीच का आपस का डिस्प्यूट है, तो हमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है. दैट इज इंडिया स्टैंड. Pakistan does not accept this Indian argument and it seeks cooperation from United Nations Military Observer Group for India and Pakistan. ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान इट रिपोर्ट्स टू UNMOGIP फॉर सीज फायर वायलेशंस, पर इंडिया ने आज तक कभी भी ऑफिशियली 1972 के बाद इस ग्रुप को कभी भी नहीं किया है रिपोर्ट. ठीक है, अच्छा, अब इंडिया इस ग्रुप को रिपोर्ट नहीं करता, तो क्या इंडिया इस ग्रुप को डिसॉल्व कर सकता है? मतलब ये जो ग्रुप है, नहीं, कभी नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज दिस ग्रुप हैज़ बीन सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल resolution and United Nations Security Council has the power to dissolve this group. No, both the countries, they do not have this power. Fine. Now if you will just see, there are certain allegations which have been denied. Pakistan ने इंडिया साइड को allegations लगाया कि they have fired on the officials of UNMOGIP, ठीक है, which was later denied by India. एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस ने भी कहा था कि कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है इंडिया के अगेंस्ट. फाइन. नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट इन लेटर ऑन इंडिया हैड आस्क्ड UNMOGIP टू वैकेट द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दैट इट ऑक्यूपाइड इन दिल्ली. फाइन. चलो, अब हम आते हैं मिस्टर रियोस के बारे में और अर्जेंटीना इंडिया के बारे में. अगर हम देखेंगे इंडिया और अर्जेंटीना का रिलेशनशिप जो है वो बढ़ते जा रहा है. ठीक है, there is convergence of interest going on. Argentina already has Falkland Island issue with United Kingdom on which it fought war in 1982. Recently, India had hosted the Argentinian Foreign Minister Santiago in April. Then Argentinian embassy in India, they have opened the military wing, so there is possibility of warming of defense ties between both the countries. उसके बाद हम मिस्टर रियोस के बारे में आते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So Mr. Rios, he has been part of Argentine Navy since 1988 and he has served in two important peacekeeping missions. One is United Nations Peacekeeping Force in Cyprus and United Nations Truce Supervision Organization in 2007. Then he has also served as humanitarian demining supervisor with the United Nations Development Program in Angola. The next is this news is very important. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, okay, he has said that any ranking of democracies by international agencies should be objective and take into account the local context. ये इन्होंने कहा है. ठीक है, कहाँ का है वो important है. He was speaking at Election Commission of he was speaking at Asian Regional Forum, okay, where the Election Commission of all the Asian countries have come together. This being hosted by Election Commission of India. Now this forum is being held ahead of Summit for Electoral Democracy, ये to be hosted by which institute? That is National Electoral Institute of Mexico. Fine. The theme of this meet is making our elections inclusive, accessible and participative. So this news is very important. Now from science and tech, it is about SSLV. ठीक है, so what is SSLV? Small Satellite Launch Vehicle. ठीक है, Small Satellite Launch Vehicle. तो इसका जो पहला मिशन था Small Satellite Launch Vehicle, so it injected the satellites into a wrong orbit. 375 किलोमीटर का सर्कुलर ऑर्बिट होना था, बट वो सर्कुलर ऑर्बिट ना होके एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया. ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक, तो वो कितना हो जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट? 375 इंटू 75 किलोमीटर. ठीक है, फाइन. सो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मेडन मिशन था इसरो का. नाउ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इट विल बी यूज्ड फॉर लॉन्चिंग स्मॉलर सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, और इसको लॉन्च करने के लिए बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, इसरो ऑलरेडी हैज़ इट्स टू launch vehicles, that is PSLV and GSLV. PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. GSLV का फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो PSLV इज कॉल्ड एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. इट इज कॉल्ड एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसको कहते हैं,
वो PSLV के क्रैक को कहते हैं। अभी तक इसने मोर देन 53 सक्सेसफुल मिशन किए हैं PSLV ने। ठीक, अब देखिए SSLV में प्रॉब्लम कहाँ पे आया, एक्सेलरोमीटर में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेज के बाद एक्सेलरोमीटर जो है उसकी रीडिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इनका एक अपना सिस्टम है, ठीक है, दैट कंप्यूटर ने रीड किया कि एक्सेलरोमीटर का जो रीडिंग है वो चेंज हो गया है। सो इट स्टार्टेड फॉलोइंग इट्स ओन पाथ। ठीक है ना, एक सिस्टम फीड किया गया था कि अगर एक्सेलरोमीटर की रीडिंग में कोई चेंज आती है देन सैटेलाइट हैज़ टू डू, लॉन्चर हैज़ टू डू दिस थिंग। तो उसने क्या किया कि एक्सेलरोमीटर में थोड़ी सी चेंज आई, ठीक है, एंड देन इट वाज नॉट लुकिंग एट एक्सेलरोमीटर रीडिंग। जैसे ही वो थोड़ा सा एनोमली आया एक्सेलरोमीटर की रीडिंग में, कंप्यूटर सिस्टम अपना काम करना चालू कर दिया और उसने क्या किया कि जो 375 किलोमीटर की जो ऑर्बिट थी उसमें न लॉन्च करके एलिप्टिकल ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या है कि सपोज दिस इज द अर्थ, सो इट विल बी लाइक दिस, फाइन। सो दिस डिस्टेंस विल बी 375 एंड दिस डिस्टेंस विल बी 75। ठीक है, सो दिस 75 किलोमीटर का मतलब होता है कि द सैटेलाइट इज विद इन द एटमॉस्फेयर एंड दे विल एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक ड्रैग, दे विल एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक ड्रैग। और इस एटमॉस्फेरिक ड्रैग से क्या होगा कि दिस सैटेलाइट विल बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर इसरो। दैट इज द थिंग ओवर हियर, फाइन। So yeah, if you will just see, then he is talking about Chandrayaan 3. So in Chandrayaan 3 they are saying that there will be no orbiter, there will be basically propulsion module this time। ठीक है ना, ऑर्बिटर के पास कोई लोड, ऑर्बिटर क्या होता है, सपोज ऑर्बिटर इज वन विच इज मेकिंग दिस राउंड ट्रेजेक्टरी, फाइन। तो ऐसे राउंड ट्रेजेक्टरी करने के बाद दे रीच नियर मून, तो उसके बाद लैंडर होगा, वो लैंड करेगा मून के सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ दिस टाइम दे हैव चेंज द नॉमेनक्लेचर, दे आर सेइंग दैट देयर विल बी अ प्रोपल्शन मॉड्यूल which will have lander, and here orbiter will not have a payload, lander will have a payload. Okay, the next is they are talking about Gaganyaan mission, India's first manned mission, but they are saying कि manned mission के पहले भी टोटल 3 लोग जाने हैं स्पेस में, 4 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है रशिया में, फाइन। सो देयर विल बी 6 experimental flights, after that there will be a manned mission, fine। So they will be conducting physiological measurements, the whole system validation, but it will be 7 days period। okay, मतलब एस्ट्रोनॉट्स कब तक रहेंगे, 7 months तक। The next is youth employment declined in India says ILO report। तो यहाँ पे द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग कि इंडिया में जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है, पर्टिकुलर एज ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है, अबाउट 15 to 24 ईयर्स, दिस यंगस्टर ग्रुप्स दे आर फेसिंग मेजर चैलेंजेस इन गेटिंग द जॉब। सो इस ILO इज सेइंग दिस इन इज ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट विच वॉज रिलीज बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर वर्किंग हार्ड एंड एम्प्लॉयमेंट लॉसेज इन 2020 and 21, एंड यहाँ पे जो इंडियन यूथ है दे हैव डिटेरियोरेटेड वेरी फास्ट। उसके बाद दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। सो इन इंडिया दे हैव सेड दैट स्कूल क्लोजेस लास्टेड 18 months एंड among the 24 school going children only 8% of children in rural area and 23% in urban area they had adequate access to online education। उसके बाद देखिए ये facts that in India 92% of children on average lost at least one foundational ability in language and 82% lost at least one foundational ability in mathematics। The next is the last paragraph that it has appreciated Manrega and said it had played a very important role in providing the paid employment particularly for women, okay, fine, but also in carbon sequestration because the act is focusing on natural resources such as land, water, tree which provide adaptation benefits। So it is also highlighting the environmental impact of schemes like Manrega। तो एक employment scheme है but it also has environmental benefit। Now from foreign page we have dozens in China infected with Langya virus। तो यहाँ पे पहली बात तो हमको बहुत ज़्यादा information इसके बारे में अभी है नहीं, but we will try to find out the information which are important। So dozens of people they have been infected with this Langya virus और the reservoir मतलब ये वायरस कहाँ पाया जा रहा है, तो श्रीव्स में ये पैथोजन बहुत ज़्यादा है, दे आर कंसिडर्ड एज अ रिजर्वायर फॉर द पैथोजन।
और अभी तक जो एविडेंस है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का वो बहुत ही कम पाया गया है। सबसे पहले इसकी इन्फेक्शन फार्मर्स में पता चला है, और कौन से प्रोविंस में, शैंगडोंग एंड हेनान प्रोविंस। टोटल 35 पीपल हैव बीन अफेक्टेड। अब हम आते हैं लांगिया के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इट इज़ हेनिपा वायरस, ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइवी, इट हैज़ सिम्टम्स लाइक फीवर, फटीग, कफ, nausea and headache. Some people also have developed blood cell abnormality and impaired liver and kidney function. Now the next is just one liner that Real Madrid clinches 5th Super Cup. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे रियल मैड्रिड इज अ फुटबॉल टीम, इट हैज स्कोर्ड 2-0 विक्ट्री ओवर फ्रैंकफर्ट एंट्राच फ्रैंकफर्ट to win UEFA Super Cup on Wednesday. It is a 5th time win. So that news is from the sports is important. Okay friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.